हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्या कहना चाहती हो? हाथों में लिए हुए तस्वीर पढ़ते हुए वो एक पल को थमी थी। उस वालिया ने उसके सामने खड़ी हुई परी को देखा था। जी वो मुझे अपने घर जाना है, परी ने सर झुकाए हुए मदा बयान किया। एक पल को उसकी बात सुनती मुस्कुराई थी, लेकिन फिर यकदम संजीदा हो गई। शादी के बाद शोहर का घर ही बीवी का घर होता है। टांग पर टांग रखे उन्होंने धीमे लहजे में कहा, जानती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे घर में मातम है। मेरी बहन जैसी कज़न की डेथ हो गई है, प्लीज़ मुझे जानना है। परी बेबसी से देखते हुए रुंधे हुए लहजे में बोले, ठीक है आप जाएं, मैं बुरहान से बात करके आपको भिजवा देती हूँ। उन्हें कहते हुए साथ ही तस्वीर हमारी फिर से शुरू कर दी थी, जिसका साफ मतलब था कि अब तुम जा सकती हो। परी सर झुकाए कमरे में वापस आ गई थी। अपनी अनार मार कर उनके पास गई थी और उसका दिल दर्द से फटा जा रहा था। जासमीन का सोच सोच कर उसका दिमाग अब सुन्न हो रहा था। वह जल्द अज जल्द लाल हवेली जाना चाहती थी, लेकिन कोई भी परेशानी हाल नहीं मिल रहा था। उसके बावजूद भी वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। मुस्तफ़ा, मुझे आप ही से मिलना था। वो इरम को लिए हुए जैसे घर की दहलीज पर पहुंचा। इरम ने फिर से वही बात दोहराई। सारे रास्ते एक ही बात करती आई थी, आप ही से मिलना है, आप ही से मिलना है। जबकि मुस्तफ़ा ने कान सीए रखे थे। मैंने पूछा, कहाँ है मेरी बेटी? उससे पहले कि मुस्तफ़ा कुछ कहता, अंदर से आती आवाज़ पर इन दोनों के कदम दरवाजे पर जकड़ गए थे। सामने का मंजर देखकर वो दोनों अपनी जगह पर स्थिर हुए थे। तस्लीम बेगम वजाहत खान का गिरबान जकड़े हुए चिल्ला रही थी, आंसू बहते जा रहे थे, जबकि मिस्टर वजाहत बिल्कुल खामोश थे। आप ऐसे चुप नहीं रह सकते, मुझे बता दें, आपको अल्लाह का वास्ता है बता दें। रोते रोते वह सर झुकाते हुए तड़प रहे थे। अम्मी, इरम ने तड़प कर उनको पुकारा तो वह बेचैनी से उसकी जान पलटी और बेयकीनी सी कैफियत से अपनी बेटी को देखा। दोनों ही भागते हुए एक दूसरे के गले लगे। दोनों ही एक दूसरे से मिलते हुए रो दी थी। कैसी हो? ठीक हो ना? लहजे में बेइंतहा परेशानी थी। उसका चेहरा हाथों के कशकोल में लिए हुए पूछती। वह इरम के दिल को सुकून पहुंचा रहे थे। मैं ठीक हूँ अम्मी। अम्मी, वहाँ मैंने आपी को देखा। वो आपी थी, लेकिन वो मुझसे मिलनी नहीं, उन्हें मुझे मिलने नहीं दिया। अब वो बच्चों की तरह रोते हुए शिकायतें लगा रहे थे, जबकि तस्लीम बेगम उसे अपने साथ लगाए हुए कस्बा के लिए आंसू बहा रहे थे। कैसे बताती वो इरम को कि उसे बाजियाब करवाने की शर्त यही थी कि कस्बा एक बार फिर से कुर्बान हो जाए। अम्मी प्लीज़ आप चलें ना मेरे साथ। हम आप ही को लेकर आएंगे घर। वो शख्स बहुत ही जालिम है, वो आप ही को नुकसान पहुंचाएगा, प्लीज़ चले ना। वो जिद्दी लहजे में बोली और तस्लीम बेगम ने एक नज़र मुस्तफ़ा को देखा। इरम, आंटी पहली बार घर आई हैं, क्या उनकी हाथ मुदारत नहीं करोगे? मुस्तफ़ा ने उसका ध्यान भटकाया। मुझे आप ही से मिलना है, आप सब समझते क्यों नहीं है? वो रोते हुए चलाई थी और मुस्तफ़ा ने माथा मसला। बेटा, आप जाएंगे मिलने, हम सब जाएंगे, लेकिन सही वक्त आने पर। तस्लीम बेगम ने उसको समझाना चाहा। बिल्कुल भी नहीं। इरम का हाथ झटका। हम अभी जाएंगे, वरना आप ही को कुछ हो गया तो? वो घबरा रही थी। उसे अभी भी जहाँ जेब की हून हमारी नजरें याद आ थी और जैसे वो उसे खींचे हुए इरम रूम में लेकर गया था। इरम का बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी बहन को उनसे छीन लाती है। इरम, अभी आराम कर लो, थोड़ा सा फिर बात करते हैं। मुस्तफ़ा ने उसका हाथ थामे हुए कहा, मुझे आप ही से मिलना है ना? वो अब उसकी तरफ देखते हुए बंद होती आवाज से बोले, जैसे अब्बास बेबसी से बेबसी थे। ले जाऊंगा, मिलवाऊंगा, वादा है मेरा। कुछ भी होगा तुम्हारी आपी को ट्रस्ट में। मुस्तफ़ा ने अपनी आदत के बरक्स बहुत ही नरम लहजे में कहा तो वो सिसकी लेते हुए अपने आंसू पहुंच गए। सर झुकाए हुए तस्लीम बेगम के शादी कमरे की जाना बढ़ गई। उनके जाने के बाद वजाहत ने सवालिया नजर से मुस्तफ़ा को देखा। मुस्तफ़ा ने उन्हें सारी बात मुख्तसर बता दी। वह भी गहरी सोच में डूब गए थे। जहांजेब को जितना मैं जानता हूँ वो गुस्से का बहुत ही तेज है, लेकिन औरतों के साथ ना कभी जुल्म करता है ना करने देता है, और कस्बा को तो उसकी बीवी है, वो उसके साथ कुछ ही पूरा नहीं करेगा। वजाहतान पुरसोच अंदाज में बोले, अंकल, कस्बा जहांजेब भाई के निकाह में बनने की हैसियत से आई है, तो क्या उम्मीद रखी इस रिश्ते में? मुस्तफ़ा को यह बात सहज दिमाग में लग रही थी। अगर वो बनी ही होती तो जहांजेब की नज़र में तो जहांजेब इतनी बड़ी तकरीब करता वलीमे की, जहां वो अपनी बीवी को सरदारनी की हैसियत से सामने लाने वाला था। ज़रूर कुछ हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है, जो जहां से इतने गुस्से में है। वही हुआ होगा जिसकी वजह से हम पर इल्ज़ाम लगा कि उनके गायब होने के पीछे हमारा हाथ है। शायद वो वहां से भाग। मुस्तफ़ा करीब से करीब मिलाता एकदम ठटका। जहांजेब भाई उसे ढूंढ कर वापस लाए। मुस्तफ़ा ने गहरा सांस साट किया। क्या कह सकते हैं? खैर, मुलाजमा से क्या का खाने का बंदोबस्त करवा दो, वजाहत खान ने उठते हुए कहा, और मुस्तफ़ा ने थक्कर से चूर होते हुए इस बात में सांस लाया। इरम के आंसू उसे बहुत ही तकलीफ दे रहे थे, लेकिन जिस तरह तस्नीम बेगम ने वजाहत अंकल का गिरेबान पकड़ा था और वजाहत अंकल की खामोशी मुस्तफ़ा को हजम नहीं हो रही थी। गहरा सांस हाट करता वो खाने का बंदोबस्त करवाने के लिए उठा।
जहां से शावर लेता हुआ बाथ रो पहने बाहर आया तो कस्बा को जमीन पर घुटनों में सर दिए बैठा देखा। एक पल को ठटका, लेकिन अगले ही पल नजरअंदाज करता हुआ कब्र से अपना कैजुअल ड्रेस निकालकर ड्रेसिंग रूम में घुस गया। ये पहली बार था कि कस्बा के रोने से जहां से वो फर्क नहीं पा रहा था। अपने तस्वीर बहाने बंद करो, बहुत ही मजलूम नहीं हो तुम जो मसलसल रोई जा रही हो। उठो वहां से। शीशे के सामने खड़े खुद पर नजर जमाते हुए वो अब कस्बा के जाना मतवज्जह हुआ। अपने पर परफ्यूम का छिड़काव करते हुए बढ़मी से बोला, लेकिन कस्बा ने कोई जवाब देना जरूरी ना समझा। तुम्हें एक बार की कही हुई बात समझ नहीं आती? उसके करीब जाते उसे बाजू से पकड़कर अपने मुकाबले खड़ा किया। बस कर दें मिस्टर जहां, बस कर दें। क्या चाहते हैं मुझसे? क्या करूं मैं? हंसना मुझे आ नहीं रहा। बाप चला गया, उसका चेहरा तक नहीं देख पाई मैं। उनके आखिरी वक्त में उनकी कब्र तक नहीं जा पाई। माँ ने एक बार फिर सुतेलापन दिखाया। मेरा दिल दर्द से भरा जा रहा है। प्लीज जहां, मुझे रो लेने दें प्लीज। वो बेबसी से बोलती हुई जहांजेब के दिल को भी दर्द पहुंचा गई थी। उसने कब चाहा था कि वो यूं तकलीफ में तड़पे। इसी तकलीफ से बचाने की खातिर उसने अभी तक कस्बा को सच न बताया था, लेकिन ये सच उस तक पहुंचा कैसे, ये भी एक अहम सवाल था जिसे वो फिलहाल के लिए किसी और वक्त पर छोड़ चुका था। अभी उसे इंस्पेक्टर के पास जाना था जिसने जासमीन कत्ल केस में कुछ पेशे रफ्त बताए थे। उसका अभी जाना बहुत ही जरूरी था, इसलिए अब की बार कस्बा से बहस न किए। जाओ वहां बिस्तर पे। लहजा खुद बहुत नरम हो गया था, लेकिन उसे तो जहां के कांधे की जरूरत थी, उसके कशादा सीने की, जिस पर वह सर कर अपना गम पिला सके। पर यहाँ तो जहां ने रूह ही फेर लिया था। थके हारे कदमों से वह बिस्तर की जाना पड़ी। रोते हुए बिस्तर के बिल्कुल कोने पर डिक्की वो अपनी सूजी हुई आंखें साथी से मिच गई। इस वक्त जहां को कस्बा को कुछ भी कहना सुनना बेकार लगा था। उसके लेटे ही वो अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबियां उठाता दरवाजा खुल गया था, लेकिन फिर कुछ याद आने पर वो पलटा और गैलरी का स्लाइडिंग डोर बंद किया। कंफर्टर निकालता कस्बा के ऊपर डाला और खुद खामोशी से बाहर निकल गया। नाराजगी में भी उसकी केयर करना न जाने क्यों कस्बा के दिल को सुकून पहुंचाया था। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा था, वो संभाल सकती थी, वो जरूर संभालेगी। उसने दिल ही दिल में पक्का तहिया किया। वो गुस्से से खोलता हुआ कमरे में दाल हुआ। क्या कहा तुमने अम्मी से? मेरी शिकायतें लगाती रही हो। अपना मोबाइल बिस्तर पर फेंके वो परी के पास जाता हुआ उसका गला पकड़ गया था और परी ने हैरानगी से उसको देखा। छोड़े मुझे, वो बामुश्किल बोलती, लेकिन बढ़ान को न जाने किस बात का गुस्सा था। उसकी गिरद परी के चेहरे पर साथ हुई। मम्मा से क्या बकवास की है? हाँ बोलो। वो अभी भी बिफरा हुआ था। कुछ भी नहीं कहा, प्लीज छोड़े। वो दर्द से चूर आवाज में बोलती और बढ़ान ने झटके से उसका गला छोड़ा और दोनों कंधे थामे हुए सामने किया। जिन घर वालों ने तुम्हें लावारसों की तरह छोड़ दिया, पलट कर एक बार भी खबर तक न ली, उनके पास जाना चाहती हो? बढ़ान का गुस्से से बुरा हाल था। आप आपको क्या मसला है मेरे वहां जाने से? परी के बाप पर बढ़ान का खून खोल उठा। भूलो मत के वनी में आई हो। मलकियत तो मेरी और तुमसे जुड़ा हर फैसला सिर्फ मैं करूंगा। बढ़ान घुराते हुए बोला। वनी? परी तंजिया हंसी हंसी। कौन सी वन्नी? हाँ, कहने को आपकी बहन की जिंदगी मेरे भाई की वजह से खराब हुई और उसका बदला आपने मुझसे लिया। कम ज़र्फ निकले आप बढ़ान राजपूत, बहुत ही कम ज़र्फ। परी बढ़ान का हाथ उठाता, लेकिन वो उसे मार ना सका। परी सहम गई और उसके उठे हुए हाथ को हैरत से देखने लगे। खींच के उसे खुद से करीब किया। मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो परी गुल, वरना वो हाल करूंगा कि कभी सर उठाने के काबिल नहीं रहोगी। आप मुझे ना मार ही डालें ताकि आपको और आपकी बहन को सुकून मिल जाए। परी ने करब से कहते हुए आंसू पहुंचे। सुकून हासिल करने की और भी बहुत से तरीके हैं और सबसे अच्छा तरीका जानती हो क्या है? बढ़ान उसके करीब होता हुआ घुराया। तुम जिंदगी भर अपने घर वालों से मिल ना सकोगे, समझे तुम? बढ़ान गुस्से से कहता बाहर के जाना बड़ा ओके फिर पलटा। और हाँ, मम्मा को कैसे हैंडल करना है वो तुम खुद करोगी, लेकिन हमारे बीच की बात उन तक पहुंची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? बढ़ान ने आहर वो बात माथे पर बल डाले कही और बाहर निकलता चला गया और परी वहीं पर बैठी रह गए थे। बढ़ान इतना जालिम कैसे हो सकता है? वो ऐसा तो ना था, पल में तोला पल में माशा। किसी पल इतना अच्छा हो जाता कि लगता ही ना था कि ये भी बुरहान है। और आज वो आंसू पहुंचती बात सोचे जा रही थी, वो बुरहान राजपूत से कैसे लड़ती, जबकि उसके अपने ने उसे मुंह फेर लिया था। एक बार फिर भी पलट कर उसका हाल ना पूछा था। क्या फर्क था जासमीन की मौत और उसकी रुखसी में? वो मन्नू मट्टी तले दफन होती सबसे नाता तोड़ गई और मुझसे जीते जी नाता तोड़ लिया। वो जितना सोचती जा रही थी इतना दुखी हो रही थी। सुबह कस्बा की आंख खुली तो सर बारी बारी हो रहा था। रात बाद जहांजेब घर ना लौटा था। नीम गर्म पानी से शावर लेती वो कबड़ से एक सादा सा सूट निकालकर जेबे तन काट चुके थे। सर का दर्द था कि बढ़ता जा रहा था। कल से उसने कुछ खाया भी ना था और ना ही किसी ने उसे पूछा था। कोई भी ना था जो परवाह करता। मिस्टर जहां आंखें मोते वह जहांजेब को याद करने लगे।
जो उससे सख्त नाराज हो गया था कि इसी लम्हे जोर से दरवाजा खुला और सादिया बेगम गुस्से से अंदर दाल हुई। कस्बा अपनी जगह से फौरन उठी। निकलो यहाँ से, कातिल हो तुम मेरी बेटी की। उसकी खुशी को खा गई, उसकी जान ले ली। मनहूस, मैं तुम इस हवेली में तुम्हें नहीं रहने दूंगी। सादिया बेगम ने कस्बा के कलाई दबोचते हुए उसे पकड़ते हुए कमरे से बाहर घसीटा था और वो खींचती चली गई। पागल हो गई हैं क्या, छोड़े मुझे। कस्बा चलाई थी कि उसी वक्त सादिया बेगम ने उसका हाथ छिड़वाते हुए हवेली की दहलीज पर दिखा दिया। वह कलाइयों का बाल जमीन पर जा गिरी। सर उठाकर जख्मी नजर से वहां पर मौजूद सब लोगों को देखा, लेकिन जहां तो वह था ही नहीं। इस हवेली में तेरी कोई जगह नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। गजाला बेगम ने आगे बढ़कर रोकना चाहा कि जुद्रैन की सहत और तनवीर ने गांव से वहीं पर जम गई, यानी ये सब कुछ जुद्रैन करवा रहे थे। कस्बा ने अपनी जख्मी कलाइयां देखी और इन सब पर एक दुखती हुई निगाह डाली। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मिस्टर जहाँ आ नहीं जाते। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कस्बा ने अटल लहजे में कहा। तुम, ये सब कुछ तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। जिस तरह तुम कल हवेली से भागी थी ना, उसके बाद अब तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। सादिया बेगम नफरत से बोलती। मैं फिर भी कहीं नहीं जाऊंगी जब तक। लड़की, चौधरी ने गुस्से से ललकारा था कि वो चुप हो गए। और चौधरी जहांजेब की जिंदगी से निकल जाओ। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम उसकी बीबी की हैसियत से इस हवेली के सरदारनी बन सको। चौधरी के लहजे में छुपी हुई नफरत को वो अच्छे से महसूस कर सकते थे। आप मुझे इस हवेली से नहीं निकाल सकती, कस्बा ने मजबूत लहजे में कहा। अब तुम मेरे साथ जुबान दराजी करोगे। चौधरी का हाथ एक बार फिर उठा था, लेकिन इस बार कस्बा ने उनके कलाई को थामे हवा में ही रोक दिया था। हवेली की औरतें और मुलाजमें यह सब देखकर हैरान रह गए, जबकि चौधरी कस्बा की जरूरत पर दंग रह गए थे। आप मुझसे बड़ी हैं, मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कोई भी बदतमीजी करूं। आइंदा मुझ पर हाथ मत उठाइएगा। कस्बा ने कलाई छोड़ दी थी। वो चौधरी अभी तक शौक में थी। कस्बा, वो बड़ी हैं, लिहाज कर लो थोड़ा। गजाला बेगम ने कस्बा को डपटा। आंटी, वो मेरे साथ कितना गलत सलूक कर रही हैं, आप देख रही हैं ना। कस्बा ने बेबसी से कहा। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए जो तुमने कल किया। उसके बाद तुम किसी भी तरह की रायत की हकदार नहीं हो। हमारी इज्जत को नीलाम करके अब तुम चाहती हो हम तुम्हें सर पर बिठाएं। गजाला बेगम ने भी दिल की ब्रास निकाली। मैं खुद नहीं आई यहाँ, कस्बा चलाई। आपका बेटा लेकर आया था, उसे बोले कि छोड़ दे मुझे तो चली जाऊंगी यहाँ से। कस्बा, अचानक से जहाँ की अमर पर सभी चौंके थे। उसकी आवाज कम दहाड़ ज्यादा थी। पलट कर सहमते हुए जहाँ को देखा, जो लब बीचे हुए गुस्से से कस्बा को ही देख रहा था। धीरे धीरे कदम बढ़ाता उसके करीब आया। मेरी अम्मी जान से बदतमीजी की वजह, वो माथे पर बल डाले बोला। और कस्बा ने रोते हुए नफी में साड़ी लाया। बेटा जाने दो आप। एक मिनट अम्मी, इसे समझना होगा। ये हवेली में रहेगी तो सबकी इज्जत करेगी। यूं बड़ों से बात कलामी की इजाजत नहीं होगी उसे। माफी मांगो अभी अम्मी से। जहान एक बार फिर से कस्बा को ही गलत समझा था और सजा सुना दे। कस्बा ने नम और पुरशिकवा निगाहों से जहां को देखा, जो कि सुरह नजर से उसे घूर रहा था। सुना नहीं तुमने क्या कहा है मैंने। गुस्से से जहां की आवाज ऊंची हुई थी और कस्बा को लगा कि सभी की नजरें उसका तमसर उड़ा रही हो। झुका सा उठाया और जहां की आंखों में आंखें डाले। नहीं मांगूंगी माफी। जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो माफी का सवाल ही नहीं उठता। कस्बा ने दबंग अंदाज में जहां को जवाब दिया। और इसी पर चौधरी के चेहरे पर एक गरूर बड़ी मुस्कान थी, जैसे कह रही थी कि अब जहां से लेगा फैसला उस लड़की को हवेली से निकाल बाहर करेगा। जहां के साथ नजरों के हंसा में गिरवी कस्बा को सब कुछ अजनबी सा महसूस हो रहा था, लेकिन जब उसका कोई कसूर नहीं था तो माफी क्यों मांगती। ये दफा पहले भी जहां से के कहने पर वो माफी मांग चुकी थी, लेकिन हर बार उसकी जात की नफी की जाए और बात बात पर माफी मंगवाई जाए, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जहांजेब ने आग गुस्से से आगे बढ़ते हुए उसकी कलाई थामी। सबको लगा कि उसे हवेली से बाहर निकालने लगा है, जबकि वो उसे कैद थाने की तरफ लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। जहांजेब, बेटा रुके। गजाला को न जाने क्यों कस्बा पर तरस आ गया था। अचानक से उन्हें अपनी बेटी याद आ गई। अगर आज वो कस्बा पर जुल्म होता हुआ चुप हो गई रही तो उनका क्या, उनकी बेटी को भी भुगतना पड़ेगा। सब बातें अपनी जगह। कल कस्बा ने हवेली से भागकर गलती की, उसकी कोई माफी नहीं, लेकिन कैद थाने में डालना वो ये सब बर्दाश्त ना कर सके। उनका जमीन उस जुल्म को तस्लीम नहीं कर पा रहा था जहाँ ने कस्बा को कैद खाने में ले जाकर जमीन पर पटहा था। वो बुरी तरह से जमीन पर गिरी थी। हिम्मत करने के बावजूद वो वापस उठ ही ना पाई थी। बहुत ही अक्ल और घरूर है ना तुम्हें। अब जब यहाँ रहोगी ना इस कैद खाने में तो खुद ही अक्ल ठिकाने आ जाएगी। जहाँ सेब को पहले गुस्सा नहीं आता था, लेकिन जब आता था तो बहुत ही सख्त आता था। कस्बा ने सबके सामने उसकी बात की नफी करते उसकी अना को ठेस पहुंचाई थी, जो उसकी मर्दाना अना पर कारी वार कर गया था कि इस वक्त वो ये भी भूल गया कि वो लड़की उसकी मोहब्बत भी है। बेटा ये मत करे, वो नहीं सह पाएगी, उसे कुछ हो गया तो। गजाला बेगम ने जहां को रोकना चाहा, लेकिन जहां किसी की भी सुनने का तैयार ना था। तो हो जाए, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
یہ ہے ہی اس قابل، غصے سے کہتے ہوئے دروازہ زور سے بند کر گیا تھا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ قصوہ نے بامشکل اٹھتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا اور ایک طرف ہو کر بیٹھی وہ آنکھیں موت گئی۔ مسٹر جہاں، آپ سے اتنی شدید محبت نہیں ہوئی تھی مجھے جتنی شدید آج نفرت ہو رہی ہے، لیکن اب میری نفرت کے قابل بھی نہیں، کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو، کبھی بھی نہیں۔ آنسو ضبط کرتی ہوئی اس وقت وہ ہوش و حواس میں بھی کھو رہے تھے، ایک گندگی سی تھی جو چھا رہے تھے۔ بہت کوشش کی حواس قائم رکھنے کی، لیکن نکاہت اور کمزوری نے اس کے ہوش حواس سلب کر لیے تھے۔ یہ سب صحیح نہیں ہے جہانزیب، قصبہ کو باہر نکالو، غزالہ بیگم غصے سے بولتی۔ بس کر جائے بہو، جہانزیب نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے، اب سے مجبور نہ کریں۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ کس بات کا اتنا شور ہے؟ مرتسم چودھری کی آمد پر سبھی ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ اسلم چودھری بھی ساتھ ہی تھے، دونوں قبرستان سے آ رہے تھے۔ بابا چودھری جہانزیب نے کچھ کہنا چاہ کے مرتسم چودھری نے وہیں پر ہاتھ اٹھا کر ٹوک دیا۔ کچھ تو اللہ کا خوف کرو آپ سب، کل اس گھر سے جوان بیٹی کا جنازہ اٹھایا اور آج یہ سب؟ چودھری جہانزیب اب میرے کمرے میں آئے، ابھی اسی وقت۔ وہ سب پر ایک کٹیلی نگاہ ڈالتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے اور جہانزیب مٹھیاں بیچتے ہوئے ایک نظر ماں کو دیکھا جو اس کے دیکھنے پر ناراضگی سے روح پھیڑ گئے تھے۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ اسلم چودھری نے سعدیہ بیگم کو روتے ہوئے دیکھا تو دکھ سے پوچھا، جن کی جوان جہاں بیٹی منو مٹی تلے دفن ہو جائے وہ کیا کرے گی؟ یہ بار اور رونا اور چیخو پکار شروع ہو گئی تھی۔ اسلم چودھری انہیں لیے اندر بڑھ گئے تھے جبکہ غزالہ بیگم چودھریان کے پاس آئی۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ کیوں کر رہی ہیں یہ سب؟ جانتی ہیں سب کچھ بکھر جائے گا، پھر بھی آپ میرے معاملہ سے دور ہو بڑی بہو، اسی میں بہتری ہے تمہارے لیے۔ کہتے ہوئے وہ پلٹی تھی۔ کس بات کا بدلہ لے رہی ہیں آپ میرے بچوں سے؟ سکون سے رہنے کیوں نہیں دیتی؟ غزالہ، مرتسم چودھری ان کی آواز سنتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ غزالہ بیگم کی بات سنتے ہوئے بری طرح سے برہم ہوئے۔ ہوش میں تو ہیں؟ کیا بول رہی ہیں؟ ماں ہے وہ میری، اس حویلی کی بڑی، ہم سب کی بڑی۔ کس لہجے میں بات کر رہی ہیں اب؟ وہ غصہ ضبط کرتے بامشکل دبے دبے لہجے میں چلائے۔ کیا غلط کہا ہے میں نے؟ آپ اس حویلی میں ہی رہتے ہیں نا، سب جانتے ہیں، پھر بھی انجان بنے ہوئے ہیں۔ ہر موڑ پر، ہر لمحے ہماری اولاد کی خوشی کو کھایا جا رہا ہے اور آپ چپ، خاموش رہو، اندر چلو۔ وہ غصے سے غزالہ بیگم کا بازو دبوچتے ہوئے اندر کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ غزالہ بیگم نے تنفر سے چودھریان کو دیکھا تھا جو سب کی خوشیوں کو ناگن کی طرح نکل رہے تھے۔ تسلیم بیگم ارم کے پاس ہی رکے تھی، لیکن صبح ہوتے ہی وہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ ارم کے جاگنے سے پہلے وہ اٹھتی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد باہر نکل آئی۔ ابھی تک گھر میں خاموشی تھی۔ جاگنگ سے مصطفیٰ واپس لوٹ رہا تھا جبکہ وجاہت صاحب سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ رہے تھے۔ تسلیم بیگم کو صبح صبح دیکھ کر وہ ٹھٹکے۔ آنٹی، خیریت؟ اتنی صبح صبح؟ مصطفیٰ اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ بیٹا مجھے بھی گھر جانا ہے، ڈرائیور سے کہیں کہ مجھے چھوڑا ہے۔ انہوں نے بے چینی سے کہا۔ سب خیریت ہے نا؟ وہ پریشان ہوا۔ ہاں بیٹا، وہ بس بی جان کی طبیعت کل سے ٹھیک نہیں تھی، ارم کو لے کر اتنا پریشان ہو گئی کہ ان کا دھیان بھی نہ رہا۔ اب واپس جا کر انہیں دیکھوں۔ تسلیم بیگم نے اصل مدعا بیان کیا تھا۔ اچھا، آپ فکر نہ کریں، ناشتہ کر لیں، میں خود چھوڑ آتا ہوں آپ کو۔ ارم کو، ارے نہیں بیٹا، اسے سونے دو، ساری رات جاتی رہی ہے، بہت ہی دیر سے سوئی تھے، اور ناشتہ بالکل بھی نہیں کرنا، بس گھر پہنچا دیں، میں اپنی چادر لے کر آئی۔ کہتے ساتھ ہی وہ واپس اندر کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے جبکہ وجاہت صاحب کو مکمل نظر انداز کر دیا تھا۔ بہت ہی ریزرو سی ہیں، مصطفیٰ نے وجاہت صاحب کو دیتے ہوئے سرسری سے انداز میں کہا تھا تو وہ سر جھٹکتے ہوئے باہر نکل گیا، جیسے انہیں تسلیم بیگم کے کسی بھی عمل سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مصطفیٰ نے تسلیم بیگم کو ڈرائیور کے ساتھ گھر بھجوا دیا تھا جبکہ خود اپنے کمرے میں آیا۔ رات کو دوسرے روم میں تھا۔ ارم کو سویا ہوا دیکھ کر اس کے پاس ہی بیڈ پر ٹک گیا تھا۔ سوئے ہوئے کتنی معصوم لگتی ہیں، لیکن بس سوئے ہوئے ہی۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے اس کا باہر چیک کیا جو اتر چکا تھا۔ ایک مسکراہٹ دیتا وہ باتھ روم کے جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب مزید مجھے کچھ نہیں سننا، جو جیسا چل رہا ہے نا اسے چلنے دے۔ مرتسم چودھری نے غزالہ بیگم کی ساری باتیں سنتے غصے سے کہا تھا۔ آپ کی یہ خاموشی ایک دن اس حویلی میں رہنے والوں کو کھا جائے گی، یاد رکھیں۔ اس بچی کو یہاں جہانزیب اس لیے لایا کہ چودھری فراست سے اس کو بچا سکے، لیکن کیا بچانا، خود وہی کام کر رہا ہے، اسے تو اچھا ہوتا کہ وہ بنی ہو کر چودھری فراست کے پاس چلی جاتی، کم از کم آپ کے بیٹے کے نصیب میں یہ گناہ نہ آتا۔ غزالہ بیگم کے سہترین الفاظ پر جہانزیب کے اندر آتے ہوئے قدم تھمے تھے۔